नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुमका में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया संवाददाता सम्मेलन। पत्रकारों से कहा 2021 होगा नई उम्मीदों का साल, युवाओं को ये रोजगार पर सरकार का एक्शन प्लान तैयार। बीजेपी को लेकर प्रशांत किशोर का ट्वीट, कहा दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी के अच्छे काम करने पर किया संन्यास का ऐलान। धनबाद में पुलिस ने जब्त की 600 लीटर अंग्रेजी शराब, मौके से एक शराब तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मैथन पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। नरकटियागंज के रेलवे अस्पताल के पास भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चलिए खबरों की शुरुआत झारखंड से करेंगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल दौरे पर हैं। इसी क्रम में आज वो साहिबगंज जिला के देवरिया पहुंचे, जहां सीएम हेमंत सोरेन को महिलाओं और बच्चों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना और समस्याओं की जांच कर जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे, जहां बाबूलाल मरांडी मोहनपुर प्रखंड के चौपा मोड़ मैदान में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में सम्मिलित हुए। उन्होंने आदिवासियों को संबोधित करते हुए ज्यादा से ज्यादा बीजेपी में जुड़ने का आह्वान किया। वहीं बीजेपी विधायक नारायण दास ने कहा कि आने वाला समय में एक बार फिर बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और झारखंड का चौतरफा विकास होगा। खाली है तो खजाना में कैसे भरे। जहां से पैसा को आने का होता है वो सारी चीजों तो ये लुटा रहे। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि साल 2021 नई उम्मीदों का साल होगा। बड़े पैमाने पर युवक युवतियों को नौकरी देने के लिए सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। इसके अलावा स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। सीएम ने आगे कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए हर क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के निर्देश अधिकारियों को भी दिए गए। बता दें कि 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिस मौके पर कई योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज एक बार फिर से ट्वीट किया है, जिसमें बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया गया है। पीके ने ट्वीट में कहा कि हमारे इस ट्वीट को सर्वे करके रखिए। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी में तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ट्वीट पर बोला गया है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे ट्वीट को सेव करके रखिए, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगी। तो बीजेपी को लेकर प्रशांत किशोर का ट्वीट है, उनका कहना कि मेरा ट्वीट सेव करके रखिए।
और पटना में आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में अगले साल यानी 2021 में मध्यावधि चुनाव होंगे। तेजस्वी ने दावा यह भी किया कि साल 2021 में फिर से विधानसभा चुनाव किए जाएंगे। उन्होंने आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा। वहीं बीते चुनाव में मिली हार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी भी कीमत पर पार्टी हार के जिम्मेदार कारणों पर एक्शन लेगी। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें पार्टी हित में हर फैसला लेने की पूरी छूट दे दी है। चीजों को लेकर बड़ी बात नहीं, बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए बिहार में, तो हम सबसे पहले तो हम लोग और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी ने अपनी हार और जीत की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में पार्टी के हारे और जीते सभी उम्मीदवार शामिल हुए। वहीं समीक्षा बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा भी की गई, जिसके बाद बैठक में शामिल आरजेडी के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव से हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह ने खास बातचीत की। इस बातचीत में शक्ति सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव जी। सर, इस समीक्षा बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई? देखिए, चुनाव के बाद ये पहली बैठक थी जिसमें हर पार्टी अपने चुनाव में क्या हमने खोया, क्या पाया, कहां चूक हुई, किस स्तर पर हमारे कार्यकर्ता भ्रम के शिकार हुए, मतदाता भ्रम के शिकार हुए, इन सारे बिंदुओं पर ही चर्चा हुई। और किसान आंदोलन जो देश में बड़ा आकार लिया है, जो देश हित में है, उन खतरों को भी भांपना पड़ेगा देश हित में। उन सवालों पर भी हम लोग का फोकस था। और आज का ये जो बैठक थी उसमें मुख्य मुद्दा यह भी था कि दल के अंदर में रह करके दल के खिलाफ अगर जो आचरण अख्तियार किया है तो ऐसे लोगों को प्रमंडल वाइज कमेटी बना करके पार्टी कार्रवाई भी करेगी। क्योंकि हम ऐसा कतई नहीं स्वीकार कर सकते हैं जो दल के अंदर रह करके दल के खिलाफ जो काम किया हो वो दल के अंदर कैसे रह सकता है, क्योंकि उसकी प्रतिबद्धताएं अगर दल के प्रति नहीं है तो दल में नहीं रही। प्रतिबद्धता है तो है, आलोचनाएं होना अलग विषय है, मतांतर होना राजनीति में अलग विषय है, लेकिन चुनाव के समय में पार्टी के विचारों को तिलांजलि देकर करके कोई पार्टी का कार्यकर्ता या नेता मुखालफत करता है तो उस बिंदु पर भी पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। और किसान आंदोलन को हम लोग गांव तक ले जाएंगे। हमारे बुकलेट भी तैयार हैं। हर महापंचायत, किसान महापंचायत करके इन जो समस्या है उसको देखेंगे। पूरा देश और दुनिया लेटेस्ट जो इकोनॉमी जो है दुनिया का, तो आपको समझना न पड़ेगा कि आज देश के अंदर में सबसे बड़ा जो देश भारत में जो किसान जो 80% लोग जो कृषि पर आधारित हैं, उनके रूरल जो इकोनॉमी यहाँ कहीं न कहीं धराशायी हुई है। और जो विकसित राष्ट्र अपने को कहते हैं, अमेरिका से लेकर यूरोप का इलाका, जहाँ 1 से 2% लोग किसान कृषि पर आधारित हैं, वो हालात पैदा करना चाहते हैं देश के अंदर में, ताकि जो ग्रामीण परिवेश है वो शहर की ओर जाए। तो जो अभी जो इकोनॉमी है दुनिया की डिजाइन इकोनॉमी का, वह घातक होते जा रहा है भारत के लिए, किसानों के लिए। तो एक किसान के जो कानून 3 आए हैं, इन तीनों कानूनों पर सम्यक विचार के बाद स्पष्ट होता है कि किसान विरोधी कानून है। और इस किसान विरोधी कानून को जो समर्थन दे रहे हैं नीतीश कुमार, उनको भी कल भारत का और बिहार का किसान पूछेगा कि आप इन गंभीर सवालों पर आपने चुप्पी साध रखी थी। अब जानते हैं पहले ही से इन्होंने कृषि उत्पादन बाजार समिति को खत्म कर दिया था, जो हमारी मंडियां थी उसको उजाड़ दिया था, औने पौने भाव में किसान को बेचने के लिए मजबूर कर दिया था। देख सकते हैं जिस तरह हमारे साथ पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस समीक्षा बैठक में
राजद की ओर से किसानों की चर्चा हुई, साथ ही पार्टी के द्वारा जो हार हुई है उसके भी समीक्षा हुई है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आरजेडी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में क्या कुछ चर्चा की गई, उस पर हमारे सहयोगी, साधना न्यूज के सहयोगी अभिषेक सिंह ने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान, आपको सुनवाते हैं। की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ हैं विधायक राकेश कुमार रोशन जी। सर, बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? बैठक जो बुलाया गया था चुनाव के बाद, ये पहली बैठक थी राष्ट्रीय जनता दल की। इस बैठक में मुख्य रूप से जो एजेंडा था वो चुनाव जो परिणाम आया उस परिणाम का हम लोगों को समीक्षा करना था। उस समीक्षा के लिए जितने भी उम्मीदवार बिहार विधानसभा में चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय जनता दल के, वो सभी उम्मीदवार और उनके अलावे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो जिला महासचिव हैं, इन सब लोगों को बुला करके बैठक का आयोजन हुआ था। इस बैठक में हम लोगों ने पूरे बिहार के चुनाव पर विश्लेषण किया और विश्लेषण के बाद जो बातें छन के आई कि कहीं कहीं पर सांगठनिक कारणों से भी हम चुनाव हारे हैं और कहीं हमको जबरदस्ती भी हराया गया और कहीं कुछ राजनीतिक कारण भी रहे हैं, तो सब चीज का समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी जिनको शिकायत है जिस तरह का, वो शिकायत राज्य कार्यालय में जमा करें और जमा करने के बाद उन शिकायतों का निष्पादन किया जाएगा परमंडल वार, सबकी बातों को सुन करके पार्टी हित में। और दूसरा जो मुद्दा था किसान आंदोलन का, आप सभी लोग जानते हैं कि देश के अंदर अभी किसानों की समस्या है, किसानों के लिए आंदोलन चल रही है। ये सरकार जो है खास करके देश में अभी जो किसान बिल लाया है, जिसमें 3 एक्ट का जो प्रावधान है, ये तीनों एक्ट किसान विरोधी एक्ट है, किसानों के हित में नहीं है। किसानों के फसल का लाभकारी मूल्य की जो व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार ने इसकी व्यवस्था नहीं किया है। आप देख सकते हैं किस तरह राजद विधायक है, उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में कृषि बिल को लेकर राजद चुनाव सभा करने वाली है, जो जिला लेवल पे सभी पंचायत स्तर पे सभा होगा, वहां किसानों को कृषि बिल को लेके बताया जाएगा। साधना न्यूज के लिए पटना से अभिषेक। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समस्तीपुर की, जहां योजनाएं अपने रास्ते से भटक गई हैं। आपको बता दें कि समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत संचालित नल जल योजना सहित शौचालय योजना अपने लक्ष्य से भटक गई हैं। पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय और पंचम योजना के विकास कार्यों में लूट खसोट की गई है। इसका खुलासा कुसैया पंचायत में जिला प्रशासन ने जांच करके किया। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने पंचायत में चल रही योजनाओं की जांच पड़ताल शुरू की है, जिसमें स्थानीय लोगों ने नल जल योजना और शौचालय योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत जांच टीम से की गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कुसैया पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के निर्माण कार्य में भारी लापरवाही की जा रही है।
तो आपको बता दें कि समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा तमाम योजनाएं चलाई गई थी, जिसको लेकर इन योजनाओं में तमाम लापरवाही नजर आ रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत संचालित नल जल योजना सहित शौचालय योजना अपने लक्ष्य से भटकती हुई नजर आ रही है। वहीं पंचायत में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना और पंचम योजना के विकास कार्यों में लूट खसोट की गई है। इसका खुलासा कुसैया पंचायत में जिला प्रशासन ने जांच करके किया। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने पंचायत में चल रही योजनाओं की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नहीं, हम लोग को कहाँ मिला है, पैसा लेके गए 1,000 रुपया साल लग गया है। वार्ड नंबर अभी तक हम लोग इंतजार में है, अभी लोग हम लोग को शौचालय नहीं मिला है। कितना पैसा दिया आप? 1,000 रुपया लिए हैं। अच्छा, अभी तक दिए नहीं? नहीं, जाते हैं कहने के लिए 2-3 मरते कहे कि अब मिलेगा मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला अभी तक। क्यों नहीं मिला? लेके गया फोटो खींच के 4 आदमी का 4,000 रुपया दिए। किसको दिए? वार्ड मेंबर को। अभी तक कुछ नहीं पता। कितना दिन हो गया? साल। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद बात करेंगे पटना की, जहां आरजेडी की समीक्षा के बाद परिहार विधानसभा सीट पर हारी हुई आरजेडी नेता रितु जायसवाल से खास बातचीत की हमारे साधना प्लस न्यूज के सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह ने। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। राजद की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रितु जायसवाल जी। मैडम, इस समीक्षा बैठक में क्या क्या बातें? देखिए, मुख्य रूप से संगठन के लिए बात हुई थी, क्योंकि कोई भी संगठन किसी भी पार्टी के रीढ़ की हड्डी होती है जिसपे पार्टी खड़ी होती है, तो उसमें किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो एनालिसिस 15 से 20 सीटों पे हुई, जो कि कहीं न कहीं से बहुत कम मार्जिन से हार का कारण बनी, उसमें कई बातें हुई कि कितनी बार ऐसा होता है कि जो टिकट के दौर में होते हैं उनको टिकट नहीं मिल पाता, तो वो क्या करते हैं कि सामने वाले को हराने में लग जाते हैं। तब वो भूल जाते हैं कि इससे पार्टी को नुकसान होगा और वो सोचते हैं कि अगर ये हार गया तो अगली बार मेरा मौका होगा। तो बात ये थी कि लोग निजी स्वार्थ को भूल करके पार्टी के बारे में सोचे कि किस तरह से पार्टी खड़ा। आखिर एक पार्टी का मूल मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि वो सत्ता में आए और जनहित के लिए कार्य करे। तो यही है, तो उसमें बस यही था कि जो भी लोग बैठे थे उन तक ये बात पहुंचानी थी कि व्यक्ति विशेष के लिए संगठन नहीं होता, पार्टी के लिए होता है। तो इन सब बातों पर चर्चा हुई। काला कानून लाया गया है, जो बिल लाया गया है, जो किसानों के हित के लिए नहीं है और जबरन उसको किसानों के हित के लिए बताया जा रहा है, इसके बारे में बात हुई। मेनली मुख्य रूप से तो यही बातें हुई हैं। मुखिया रहते हुए काफी विकास के काम आपने किया है और इस बार चुनाव भी लड़ी थी, काफी कम मार्जिन से आप हार गए। इसके हार जीत को भी लेकर समीक्षा हुई है? जी, वही मैंने बताया ना कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमी रह जाती है, संगठन में कुछ कमी रह जाती है और किस तरह से उसको मजबूत किया जाए ताकि पार्टी एक बल के साथ लड़ सके। दूसरा, जिस तरह से जो वोटिंग में कुछ बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिस तरह से कम मार्जिन वाले जो जहां पे हार हुई है वहां पे किस तरह से मैनिपुलेशन किया गया है अधिकारियों के द्वारा, वहां पे नियुक्त जो अधिकारी थे उनके द्वारा, या किस तरह से इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं रह पाई, जो कई जगह देखने को मिला, खासकर तब जब बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू में होनी थी। लेकिन आप बताएं कि शुरू में नहीं हुई वो बैलेट पेपर की काउंटिंग, वो बाद में हुई। क्यों? कहीं ना कहीं तो ये मंशा हुई होगी कि अगर थोड़ा बहुत से जीत हार होगा तो बैलेट पेपर में छेड़छाड़ कर करके जो अभी जो सरकार है वो अपना उसमें कंटिन्यू रह जाएगी।
कहीं न कहीं से, क्योंकि देखिए जो सरकार सत्ता में होती है तो प्रशासनिक अधिकारी उनके दबाव में होते हैं, तो कहीं वो दबाव का फायदा उठाने की वजह से बैलेट पेपर की काउंटिंग बाद में कराई गई। जैसे खुद हमारे ही मामले में आप देखें और कई और ऐसे मामले जहां बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू में कराई ही नहीं गई, जबकि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से भी बैलेट पेपर की काउंटिंग स्टार्टिंग में कराई जानी चाहिए थी। नहीं कराने जाने का एक कारण आप मुझे बता दो, क्या कारण था? क्या ऐसा मैनिपुलेट वो करना चाहते थे कि बैलेट पेपर को बचा के रखा था ताकि कुछ वोट के से हार जीत होगी तो आप वहां पर उसको मैनेज कर लोगे? तो ये सारी चीजें दिख रही हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे, जैसे भी सत्ता पाओ। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ ऋतु जायसवाल की, इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जिस तरह की कृषि को लेकर किसानों की हालत दयनीय हो गई है उस पर चर्चा हुई, साथ ही हार जीत पे भी इस समीक्षा बैठक में चर्चा हुई। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां खूंटी जिले के मरहू थाना क्षेत्र पर सोमवार को पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान 15 लाख का इनामी नक्सली मारा गया, जिसके पास से पुलिस ने AK-47 राइफल और कई गोलियां भी बरामद की। और इसी के चलते हमारी खास रिपोर्ट रांची एनकाउंटर में क्या कुछ खास है वो भी आपको दिखाते हैं। झारखंड के डीजीपी MV राव ने बताया है कि वो PLFI को नक्सली संगठन नहीं मानते हैं। डीजीपी के अनुसार ये एक आपराधिक संगठन है जो अपराधियों की तरह ही घटनाओं को अंजाम देता है और इनका कोई भी इतिकेस नहीं है। डीजीपी ने बताया है कि हाल ही में जितेन गुड़िया के इनामी पोस्टर को गांव-गांव में जारी किया गया था और इसका फायदा भी मिला है और हमें बेहद गुप्त रूप से जितेन के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसके खोज में ऑपरेशन चलाया। पुलिस को देखते ही जितेन और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। PLFI नाम को उग्रवादी संगठन का एक सक्रिय उग्रवादी नहीं है, वो उग्रवादी बताते हैं, वो विशुद्ध रूप से क्रिमिनल गैंग है। क्रिमिनल गैंग के एक क्रिमिनल है जितेन गुड़िया, वो उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गई तो आज उसके साथ गोली चली। वो गोली चलाया तो आत्मरक्षा के लिए पुलिस गोली चलाया तो ये जितेन गुड़िया मारा गया था। उनके साथ एक AK-47 भी मिली है और ये उसी सिलसिले में हुआ जो हम लोग अपराध उन्मूलन की दिशा में जो कड़ी कार्रवाई कर रहा है। डीजीपी ने बताया कि खूंटी पुलिस और CRPF के जवानों ने बहुत ही बेहतर काम किया है और एक आतंक को खत्म कर दिया है। बता दें कि गुड़िया पर 15 लाख का इनाम था और वो इनाम अब मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों और जवानों के बीच बांटा जाएगा। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के बाद संगठन में जितेन का दूसरा स्थान था। खूंटी, रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, हजारीबाग, चाईबासा जिले में वो आतंक का पर्याय था। उसकी मौत से संगठन को बड़ा झटका लगा है। वही पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। जितेन पर हत्या, अपहरण, लेवी, रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। ऐसा है कि पूर्व में भी अभी भी जो जहां जहां इन लोगों को नाजायज मांग होती है पैसा का ठेकेदारों से और विभिन्न विकास कार्य में लगे लोगों से, वो नहीं मिलने पर उनका डराने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आगजनी करना, उनका कर्मियों के साथ मारपीट करना, उनको पर गोली चलाना, इस टाइप की घटनाएं काफी गंभीर घटनाएं है और इसको करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, पकड़ा भी जा रहा है। विगत कुछ दिनों में एक आप लोग देख रहे हैं कि जो एक कोशिश भय का वातावरण बनाने की शुरू किया, उसमें कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ आपराधिक गिरोह है, कुछ जेल में बंद अपराध कर्मी हैं और कुछ अन्य पेशों में जो जुड़े हुए कुछ गलत तत्व है। इन लोगों का एक गठजोड़ बना। ये गठजोड़ ये कुकृत्य करने का एक कोशिश किया था। जितेन गुड़िया के मारे जाने के बाद डीजीपी MV राव ने PLFI संगठन के बचे दूसरे उग्रवादियों को चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द पुलिस के सामने हथियार डाल दे, नहीं तो उनका भी वही हाल होगा जो जितेन का हुआ है।
साधना न्यूज के लिए रांची से कैमरामैन कुणाल कुमार के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। तो रांची एनकाउंटर से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां पुलिस ने एक बार फिर से सख्त कदम उठाया है नक्सलियों पर अपनी नकेल कसने में। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी ने प्रदेश भर में जारी मंडल प्रशिक्षण शिविर के तहत आज चास मंडल के उत्तरी क्षेत्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। चास के भोजपुर कॉलोनी में आयोजित इस कार्यक्रम में चास मंडल के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे बोकारो के विधायक ने प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। बीजेपी का उद्देश्य है हर भारतीय में देश प्रेम की भावना जागृत हो। पार्टी अपने कार्यक्रम के माध्यम से हर कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर उन्हें पार्टी और देश के प्रति होने वाली जिम्मेदारी से अवगत कराती है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारा चिंतन राष्ट्रवादी है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो देश के लिए, समाज के लिए चिंतन करते हैं, सोचते हैं। तो हम एक ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करना चाहते हैं जिनके अंदर राष्ट्रवादी भावना ओतप्रोत हो, जिनके अंदर समाज की भावना और सामाजिकता की भावना भरी रहे, जो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित की आवाज बन सके, जो कमजोर वर्गों का सहारा बन सके। तो इस प्रकार की सोच लेकर पार्टी समय समय पर प्रशिक्षित करते रहती है। और अगली खबर औरंगाबाद के रफीगंज से है, जहां जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए महायज्ञ का आयोजन किया। आपको बता दें कि औरंगाबाद के रफीगंज में शहर की जन अधिकार पार्टी के कार्यालय के पास निवर्तमान प्रदेश महासचिव संदीप सिंह समदर्शी की देखरेख में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानून के खिलाफ सरकार को सद्बुद्धि के लिए पूजा अर्चना के साथ सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं समदर्शी ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानूनों से किसान की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने कहा कि पहले मंडियों पर पूंजीपतियों का कब्जा होगा और फिर धीरे धीरे किसानों से उनकी जमीन भी छीन ली जाएगी। वहीं किसान दिल्ली की कड़ाके की ठंड में सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सद्बुद्धि है कि किसानों के हित में जो नीतिगत फैसला है, किसानों के पक्ष में इनको लेना चाहिए। इनकी सद्बुद्धि के लिए जन अधिकार पार्टी के तमाम साथियों ने औरंगाबाद में आज सद्बुद्धि जप का आयोजन किया था, जिसका हवन के माध्यम से रोमांचित हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।